सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उत्कर्ष पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित की गई 7 फेरों की सीरीज को, जिसे कुमार गौरव सर के द्वारा संकलित किया गया है। आज एपिसोड 1 होने वाला है, तो ध्यान से इस क्लास को देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता एपिसोड 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC के मध्य था। यहाँ BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। ओके, 2300 से 1750। नेक्स्ट है इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था। कौन सा नगर था? प्रथम हड़प्पा नगर था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा नगर की जो स्थापना जो भी हुई थी इस सभ्यता में, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ये था मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में RD बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी ने की थी। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्घर नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काली बंगा, बंगा आपने नाम सुना होगा ना, बैंगल ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बंगा। तो काली बंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट है यहां से हवन कुंड के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं यहां से, यानी कि कालीबंगा से? हवन कुंड के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 यानी कि 1952 से 1953 में की थी, यानी कि 1952 से 1953। ये ध्यान रखिएगा। इसी से मिलता जुलता एक और जगह है चौहुदड़ो। कौन सा है? चौहुदड़ो। चौहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है। कितने स्तर में? 3 स्तर में विभाजित है धौलावीरा। कौन कौन सा? दुर्ग, दूसरा है मध्यम नगर और तीसरा है निचला नगर। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। किससे संबंधित? जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। और इसी से मिलता जुलता गुजरात में सूरकोटदा नाम का जगह है। कौन सा जगह है? सूरकोटदा।
सूर कोटदा। यहां से किस चीज का साक्ष्य मिला है? तो घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े के अस्थियों के अवशेष यहां से मिले हैं। और ये सूरकोटदा है कहाँ? गुजरात में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहां से किस चीज का साक्ष्य मिला है? तो यहां से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल कर्तव्य। आइए देखते हैं मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। यानी कि मूल संविधान जब बन करके तैयार हुआ था तो उस समय मूल कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट जो था ये नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी कि स्टार्टिंग में तो कोई मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन जब होता है 1976 में, तो भाग 4 में, और ये आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ये ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और ये 86वां संविधान संशोधन निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है? निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। किससे ली गई है? सोवियत संघ रूस से ली गई है। 1991 से पहले सोवियत संघ था, रसिया जो था USSR कहलाता था। 1991 में क्या होता है? अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो जाता है और रूस बन जाता है एक अलग, और उसके अलावा और भी कंट्री हो जाती है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन 1917 यानी कि 1917 में। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट का जो संबंध है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट। और किस अधिवेशन की बात हो रही है? 1917, यानी कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। इनकी एक पत्रिका थी, इनकी पत्रिका का नाम था कॉमनवेल्थ। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास यानी कि चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, 1916 में मद्रास यानी कि चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे मूल संविधान से रिलेटेड एक और पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ आपको। मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सरोजिनी नायडू। देखिए, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और ये अध्यक्ष जो बनी, ये किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन 1925 में। ध्यान रखिएगा, कानपुर अधिवेशन 1925। एनी बेसेंट 1917 पहली महिला अध्यक्ष, और किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और जब बात करें भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इनके जन्म दिवस पर हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रमुख अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है। अब जब समान सिविल संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
ये आर्टिकल 44 से रिलेटेड है, और ये जो है ये आपको मिलेगा डीपीएसपी में। ये डीपीएसपी का एक भाग है, ठीक है। और ये जो डीपीएसपी लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ध्यान दिया होगा आपने, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया है, और डीपीएसपी में ही ये अनुच्छेद 44 आता है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय संविधान का भाग 4, अब भाग 4 क्या कहता है? यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, भाग 4 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 to 51। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी कि डीपीएसपी, जिसको कि मैंने पहले बताया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। 79 संसद का उल्लेख करता है, और आर्टिकल 80 राज्यसभा का उल्लेख करता है, और आर्टिकल 81 लोकसभा का उल्लेख करता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है सरला। क्या है? सरला। 79, 80 और 81, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है ब्लड। अब रक्त, रक्त की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रक्त के साथ समूह लगाना मत भूलिएगा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और सर्वदाता रक्त समूह जो है वो क्या है? O-। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB+। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और ब्लड से ही रिलेटेड जब बात करते हैं RH फैक्टर की, RH फैक्टर की, तो RH फैक्टर की खोज किसने की थी? वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की थी? लैंडस्टीनर। और ये जो RH फैक्टर का खोज किया गया था, ये किसमें किया गया था? रीसस बंदर में किया गया था। किसमें किया गया था? रीसस बंदर में किया गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हॉर्वे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त या रक्त है क्या? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ब्लड जो है ये क्या है? एक लिक्विड संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका पीएच मान होता है 7.4। पीएच पैमाना की खोज किसने की थी? तो ये सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ध्यान दीजिएगा, सोरेनसन ने की थी। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। नेशनल एम्बलम में आपने नीचे देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। हमेशा क्या होती है? सत्य की जीत होती है। 4 आश्रम के बारे में बताए गए हैं। तो कौन कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। कौन कौन से हैं? वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य। सॉरी, यहाँ पे है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम की बात कही गई है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है ये कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में। लेकिन जब 4 आश्रमों की बात करें तो ये जाबालोपनिषद में मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 वर्णों की बात करें तो 4 वर्णों का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ध्यान दीजिएगा। 4 धाम कौन कौन से हैं?
तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में और रामेश्वरम तमिलनाडु में। बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है प्रमुख ग्रंथियां, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। अग्न्याशय ग्रंथि, देखिए ये ग्रंथि क्या है, तो इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, जिसे आप डायबिटीज कहते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्न्याशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ये मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्या है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे गलगंड रोग भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, हाशीमाता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। हाशीमाता रोग किससे संबंधित है, इसी ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये सब हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। अगला है वृषण ग्रंथि। यह एक नर जनन ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है, नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या उड़ो या लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। इस ग्रंथि की खोज किसने की थी, अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है वेदों में नदियों के नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्राचीन नाम जो है झेलम का क्या था, वितस्ता। चिनाब का अस्कनी, रावी का परूषणी, सतलज का शत्रुद्री, गंडक का सदानीरा। ध्यान दीजिएगा, सतलज का वितस्ता, ये सब प्राचीन नाम है। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, रावी का परूषणी, सतलज का शत्रुद्री और गंडक का सदानीरा। वेदों में गाय को क्या कहा गया है, तो वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। अब देखिए, इसकी स्थापना, UNEP की स्थापना जो की गई थी 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और हर प्रथम बार, यानी कि पहली बार 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया था और हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसका मुख्यालय कहाँ है, UNEP का नैरोबी, कहाँ, केन्या में। सतत विकास पर प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। सतत विकास का, है ना, सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। अब कुछ देश देख लेते हैं और इसकी राजधानी। जैसे स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की कोपनहेगन, तंजानिया की दोदोमा, मोरक्को की रबात और जर्मनी की बर्लिन। देखिए, तंजानिया से रिलेटेड एक पॉइंट्स कवर करते हैं। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है। क्या है, माउंट किलिमंजारो।
ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। माउंट किलिमंजारो जो है ये कहाँ है, तो तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो आइए देखते हैं। पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, इंडिका के मेगास्थनीज, मृच्छकटिकम के शूद्रक, कादंबरी के वानभट्ट और मेघदूत के कालिदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेघदूत के कालिदास, कादंबरी के वानभट्ट, और वानभट्ट किसके समय के थे, ये हर्षवर्धन के समय के थे। हर्षवर्धन के समय के वानभट्ट, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, इंडिका के मेगास्थनीज और मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया। ये सारनाथ है कहाँ, तो ये सारनाथ है उत्तर प्रदेश में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, इस उपदेश का जो वाकया था, है ना, इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ से हुई, बोधगया से हुई। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए गए। श्रावस्ती भी जगह पूछ लिया जाता है बुद्ध से रिलेटेड, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। तो ये श्रावस्ती जगह जो है, यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में क्या हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि शरीर को त्याग देना। नेक्स्ट है कुशीनगर में ट्रांसजेंडर, ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म, महावीर स्वामी, जन्म 540 बीसी कुंडलवन में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के त्रिदर्शन कौन कौन से दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर। अब देखिए सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, ये केरल में स्थित है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। ये मंदिर किसको समर्पित है, लॉर्ड अयप्पा को। और सबरीमाला मंदिर से ही रिलेटेड है, यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मकर विलक्कू। मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है वो केरल में ही सेलिब्रेट किया जाता है सबरीमाला मंदिर में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले का चैत्य कहाँ है, महाराष्ट्र में। त्रिवेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वैसे तो 4 वेद हैं, लेकिन जब त्रिवेद की बात करें तो त्रिवेद में आपको आ जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। एक और वेद है अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा। अब वेद और ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ये ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहां पर योनि की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, सिरोही, राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरै यानी कि तमिलनाडु में स्थित है।
इसी से मिलता जुलता एक और देखते हैं, ब्लैक पैगोडा। ध्यान रखिएगा, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये यहाँ पे क्या है? ब्लैक पैगोडा क्या है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा को ही क्या कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये है कहाँ? ये है उड़ीसा में। और इसके जो संस्थापक थे, कोणार्क के सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव। कौन थे? नरसिंह देव प्रथम। ये ध्यान रखिएगा। ब्लैक पैगोडा, सूर्य का कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसके संस्थापक थे गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव। एक और है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कैलाश मंदिर, इसे एलोरा का कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर की जो बनावट है वो क्या है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे पत्थर को काट करके बनाया गया है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक। कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम। कौन थे? कृष्ण प्रथम। तो ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट थे, आप ध्यान रख सकते हैं इसको भी, ब्लैक पैगोडा और कैलाश मंदिर। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक, इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण जो करवाया किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। इसको लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियां मिली थी। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी यानी कि आगरा में करवाया गया। कहाँ करवाया गया? आगरा में करवाया गया। पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा, पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल, जिसे क्या कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा को ही क्या कहा जाता है? पूर्व का ताजमहल, 4 बाग शैली में स्थित, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था और वास्तुकला का स्वर्णकाल किसका था? शाहजहां का था। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख है कहाँ? तो ऋग्वेद में है। सूर्य देव को समर्पित। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है G7 की शुरुआत। G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक में अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 की शुरुआत करने का मेन लक्ष्य क्या था? तो 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए किया गया था। G7 में शामिल कौन कौन से देश हैं? जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इटली है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है। ध्यान रखिएगा, G7 सदस्य देश में भारत नहीं है। G7 का पार्ट कौन नहीं है? भारत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2024 में
G7 शिखर सम्मेलन बोर्गो इग्नाजिया अपुलिया इटली में आयोजित हुआ था। G7 देशों को याद रखने की ट्रिक क्या है? G-F को जूस पिलाना, यानी कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। G से क्या है? जर्मनी, F से है फ्रांस, J से जापान, U से USA अमेरिका, और यहाँ पे I से है इटली, T से है कनाडा और E से है इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, इस पर्टिकुलर G7 कंट्री को अगर याद करना हो तो ये एक ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो हेस्टिंगस, वॉरेन हेस्टिंगस। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो कैनिंग। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। किसको बनाया गया? मैकाले को बनाया गया। वर्ष 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। किसने की? कर्जन ने 1905 में किसकी घोषणा की? बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। बंगाल विभाजन कर्जन 1905 लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता यानी कि कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन, कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन, कोलकाता का टाउन हॉल और 7 अगस्त 1905। क्या किया गया था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अब ये तीन है, तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जिसको कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, ये रीड और मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? रीड और मुनरो के द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था, ये महालवाड़ी व्यवस्था जो थी, इसको हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रभाव एक ही दिशा में होता है, इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। इस नियम को किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। और प्रवाह जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, कितना का प्रवाह होता है? 10% का, यानी कि एक से दूसरे में जाता है 10%। नेक्स्ट, चौरी चौरा घटना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल इवेंट। 05 यानी कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये घटना होती है। कौन सी? चौरी चौरा घटना। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922, क्या है यहाँ पे? 12 फरवरी 1922 को, ये 1822 नहीं होगा, को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है। कौन सी घटना के बाद? चौरी चौरा घटना के बाद। कब हुआ था ये? तो 5 फरवरी, ध्यान रखिएगा कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि ये काकोरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, ये हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। कहाँ? बिहार में। बक्सर कहाँ है? बिहार में। बस, तो ये युद्ध कहाँ होगा? बिहार में ही होगा। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस युद्ध के बाद, जब ये बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद मुगल सम्राट सेना शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य 1765 में, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फिर से पुस्तक है कुछ महत्वपूर्ण, गुलामगिरी
महात्मा ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, और 1929 में ही लाहौर अधिवेशन ने जवाहरलाल नेहरू, मतलब लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज। और गीता रहस्य, जब गीता रहस्य की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। नेक्स्ट है, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया था? 100 से साइमन, 100 से 27, यानी कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। और इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने क्या की थी? नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता दिल्ली, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, विषाणु जनित रोग। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू और इबोला। इसको याद रखने का ट्रिक देखिए क्या है। विषाणु जनित रोग ट्रिक्स है, रचना हमें पानी दो, रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रचना हमें पानी दो जरा। तो देखिए, आर से हो गया रेबीज, आर से रेबीज, TH से हो गया चेचक, H से हो गया हेपेटाइटिस, M से हो गया मीजल्स, ये वाला। देखिए R से हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, R से हो गया, ये हो गया रेबीज, TH से हो गया ये चेचक, H से हो गया हेपेटाइटिस, उसके बाद M से हो गया मीजल्स जिसे खसरा कहते हैं, E से हो गया इबोला, इबोला वायरस नाम सुना होगा आपने, P से पानी से हो गया पोलियो, और 2 से हो गया डेंगू, और जरा से हो गया जीका वायरस। जीका वायरस में ही वायरस है, तो इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, मीजल्स और इबोला, है ना, इबोला वायरस ये भी याद होगा आपको, और जीका वायरस ये भी याद होगा। डेंगू, डेंगू तो वायरस से होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है? तो हैजा है, टिटनेस है। टिटनेस को धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही लॉक जॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉक जॉ, है ना। टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, तपेदिक, तपेदिक को ही टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है प्लेग। तो ये सारे के सारे जीवाणु जनित रोग हैं, और इधर वाले जितने हैं वो सारे के सारे विषाणु जनित रोग हैं, यानी कि विषाणु से होने वाले रोग। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, देखिए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में बात करते हैं, बंबई अधिवेशन 1885 ईस्वी, है ना, इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। सूरत अधिवेशन वर्ष 1907, अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। बेलगांव अधिवेशन 1924, अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है लखनऊ अधिवेशन 1916, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन 1916 और सूरत अधिवेशन 1907। 1916 की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गर्म पंथ व नरम पंथ एक हो गए। 16 में एक हो गए और 7 में क्या होता है, यहाँ पर में अलग हो जाते हैं। 1907 के लखनऊ 1907 का जो ये सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस के गर्म पंथ व नरम पंथ ये क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, फिर बाद में एक हो गए 1916 में, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है अगला? अगला है नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां दक्षेस यानी कि सार्क
सार्क का मुख्यालय है, ठीक है, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे है। बंगाल की राजधानी ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है म्यांमार की सीमा से बनने वाले, म्यांमार की सीमा को टच करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर से दक्षिण जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया फिर नागालैंड, है ना, उसके बाद हो जाता है मणिपुर, फिर उसके बाद होता है मिजोरम। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण। अरुणा ममी ये ट्रिक हो सकता है। अरुणा अ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणा से, और ना से नागालैंड हो गया, ममी म से हो गया मणिपुर, है ना, और मी से हो गया मिजोरम। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो टकला मकान मरुस्थल जो है ये चीन में है। पैटागोनिया का मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया व चीन में है। रब अल खाबी का मरुस्थल जो है ये सऊदी अरब में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल है, इसको आप याद रख सकते हैं। किजलकुम मरुस्थल ये उज्बेकिस्तान में है। दस्ते कबीर ईरान में है। दस्ते लूट ईरान। आटाकामा चिली में है। आटाकामा टकला मकान चीन में है और आटाकामा चिली में है। ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया में है और तनामी मरुस्थल ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल थे। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में वर्ष 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि UNFCCC का गठन हुआ, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। पृथ्वी सम्मेलन की बात हो रही है और इसी में UNFCCC का गठन हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। UNFCCC का नाम, ये जो संस्था, इस नाम ये UNFCCC नामक संस्था प्रति वर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन करता है, जिसमें कि विश्व स्तर पर ये चर्चा होती है और इस बैठक को COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिससे इनकी यूटी जो संख्या हो गई, भारत देश में यूटी की संख्या, यूनाइटेड टेरिटरी जो स्टेट थे इनकी संख्या हो गई 9। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये डेट है 31 अक्टूबर 2009। जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 नए यूटी बनाए गए। फिर 26 जनवरी 2020 को क्या होता है, दादर एवं नागर हवेली व दमन व दीव को मिला दिया जाता है, जिनसे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घट करके क्या हो गई, 8 हो गई, क्योंकि 2 को 1 में मर्ज कर दिया गया तो 1 घट गया। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक रेखा ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी से आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये ओजोन परत जो है ये किस कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के किस मंडल में है, तो ये समताप मंडल में ये आता है। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जल दिवस। जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, यानी कि GI टैग के बारे में बात हो रही है। तो भौगोलिक संकेत का अधिनियम जो है ये 1919 का है।
यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। शाही लीची का जीआई टैग बिहार को दिया गया है। तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को दिया गया है। खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च, इन सब का जीआई टैग किसको मिला है? गोवा को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रोग की बात हो रही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है और फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधी रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, कैडमियम की अधिकता से इटाई, मरकरी की अधिकता से मीनामाता रोग, फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधी रोग उत्पन्न होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय यानी कि 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। 101वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें जीएसटी का उल्लेख है। 101वां संविधान संशोधन किससे है? जीएसटी से रिलेटेड है। तो ये आज पूरा कंप्लीट एक एपिसोड खत्म हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है। अगर आप वीडियो देख चुके हैं गौरव सर की तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। अगर नहीं भी देखें तो भी कोई नहीं है, आप जा कर के देख सकते हैं और फिर यहाँ से अपना रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप बुक परचेज नहीं किए हैं तो मेरा ये सजेशन है आप बुक को परचेज कर लें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक में चीज़ों को कंपाइल किया गया है और पढ़ने में बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। क्योंकि ऐसा समझिए कोई भी आप एग्जामिनेशन देते हैं बेसिक तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे आप कंपटीशन के क्षेत्र में उतरते हैं तो सबसे पहले लूसेंट वगैरह पिक करते हैं। लूसेंट को पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें चीज़ें जो हैं वो लाइन बाय लाइन तो दी हुई है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब तक उसका डिटेल ना पता हो। तो आप सर की डेली करंट अफेयर क्लास लीजिए और बुक को परचेज कर लीजिए और यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो को लाया जाए, कंटिन्यू किया जाए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।